नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उन सभी नदियों में चिनाब उसके सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह 2 धाराओं चंद्रा और भागा से बनता है, जो हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास टंडी में मिलती हैं। और इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आधार पर जो हमारा पहला कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, बारी दोआब रावी और चिनाब नदियों के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें दोआब की, तो दोआब का मतलब होता है एक ऐसा भूमि जो 2 नदियों की धाराओं के बीच में स्थित है। और इसीलिए हम दोआब कहते हैं, क्योंकि आब का मतलब होता है नदी। यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। और इन्हीं में से एक है बारी दोआब, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बारी दोआब रावी और ब्यास के बीच में है। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो रावी और व्यास हैं। लेकिन अगर हम कथन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि बारी दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच में स्थित है। और इसके आधार पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है। इसके संदर्भ में एक न्यूज को भी आपको याद रखना है, जिसका शीर्षक है चाइनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दलाई लामा बर्थडे सेलिब्रेशन। और इसी को आधार मानते हुए यहाँ पर इंडस रिवर को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, केसरिया स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं सारे कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है, यह सिक्किम राज्य में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। तो यहाँ पर बात हो रही है केसरिया स्तूप की। और इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के पेपर में, जिसका शीर्षक है बिहार केसरिया बुद्धा स्तूप वाटर लॉक्ड। यानी कि केसरिया बुद्धा स्तूप बिहार में स्थित है। और अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट स्थिति की, तो यह बिहार के राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस स्तूप की परिधि लगभग 400 फीट है और यह लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है जो ये कह रहा है कि यह स्तूप सिक्किम राज्य में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का नाम गलत दिया हुआ है। यह एक बौद्ध स्तूप जरूर है, लेकिन यह स्तूप बिहार में स्थित है। यानी कि पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्तूप की परिधि लगभग 400 फीट की है और यह 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसे दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, जिसके कारण कई बौद्ध देशों के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अगर हम इस स्तूप की बात करें तो इसकी खोज 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 1814 में कर्नल मैकेंजी के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद 1861 में जनरल कनिंघम द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और 1998 में फिर से पुरातत्वविद के मुहम्मद ने इस स्थल को ठीक से खुदवाया था और तब जाकर के ये पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ पाया था। तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो पूरी तरीके से सही है। यानी कि केसरिया स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के द हिंदू समाचार पत्र में जो न्यूज आया है उसमें भी इसके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्तूप को एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है। तो इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं उसे आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा महल के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम हवा महल की बात करें तो इस महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था और इसी के आधार पर जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें यानी कि किसने इसको डिजाइन किया था, तो इनको डिजाइन करने वाले का नाम था लालचंद उस्ता। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको लेकर के एक फोटो भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और इसी को आधार बनाते हुए इस क्वेश्चन का निर्माण किया गया है। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हवा महल से जुड़ी हुई उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन है कि यह न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों और पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर विवादों का भी निपटारा कर सकता है। तो यहाँ पर बात हो रही है लोक अदालत की। और अगर हम लोक अदालत की बात करें तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये लोक अदालतें एक ऐसी फोरम है जहां पर न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि न्यायालय में लंबित और मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामले की भी सुनवाई यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो पहला कथन है वो यही कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है पहले कथन में कि यह न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों और पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर विवादों का निपटारा करता है। यानी कि वैसे मुकदमे जो अभी न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं वैसे मामलों का निपटारा भी लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, यह वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में एडीआर कहते हैं, प्रणाली के घटकों में से एक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने कहा कि लोक अदालतों में सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी मामलों का निपटारा किया जाता है और इसी कारण से लोक अदालत भी वैकल्पिक विवाद निवारण यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तंत्रों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर बातचीत और मध्यस्थता करके जो भी लंबित मामले होते हैं उनका निपटारा किया जाता है, जो कि एडीआर के तंत्रों में से एक है। और इसके आधार पर जो हमारा दूसरा कथन है वो सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को भी। और तीसरा कथन है, लोक अदालत का तलाक से संबंधित मामलों या किसी कानून के तहत सामधेय यानी कि कंपाउंडेबल नहीं होने वाले अपराध से संबंधित मामलों के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम लोक अदालत के शक्तियों के बारे में बातें करें तो लोक अदालत के पास तलाक से संबंधित मामले या किसी कानून के तहत कंपाउंडेबल नहीं होने वाले अपराध से संबंधित मामलों के संबंध में कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। यानी कि इस तरह के मामले लोक अदालतों के पास नहीं जाएंगे, वे इनकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और यही बात कथन 3 में भी कही जा रही है और इसके आधार पर जो तीसरा कथन है वो भी सही हो जाता है। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, लोक अदालत रिजॉल्व ओवर 7,500 केसेस इन गुरुग्राम। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2016 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हरित भारत मिशन है क्या।
2014 में भारत सरकार के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी और यह मिशन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक मिशन था। और ध्यान में रखिएगा कि इस मिशन को फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया था। अगर हम राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य था भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, उसकी पुनर्स्थापना और उनका संवर्धन करना। और इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो था अनुकूलन के संयोजन के साथ साथ समन उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का जवाब देना। यानी कि हमारे देश में किस तरीके से वनों की रक्षा की जाए, वनों का जो क्षेत्र है उसे बढ़ाया जाए, जिसके कारण हमारे देश पर जो जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है उसे हम कम कर सकें। और उसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। और अगर हम इसके आधार पर अपने ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जो कि पर्यावरणीय लाभों और लागतों को संघ और राज्य के बजट में शामिल करने हेतु हरित लेखांकन को अमल में लाना है, ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो कहता है कि कृषि उत्पादन में संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, यानी कि इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि ये कथन गलत है। और तीसरा कथन कहता है वन आच्छादन की पूर्ण प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रति उत्तर देना। ये कथन भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्यों को सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल तीसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल एजुकेशन कोalition यानी कि वैश्विक शिक्षा गठबंधन के ऊपर। और इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक एडिटोरियल भी आया है जिसका शीर्षक है ए राइट टू सेफ्टी। और इसी एडिटोरियल में यूनेस्को के द्वारा पिछले साल शुरू किए गए वैश्विक शिक्षा गठबंधन का जिक्र किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबल एजुकेशन कोalition यानी कि वैश्विक शिक्षा गठबंधन क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण बच्चों की शिक्षा और उन पर जो है बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ा है। और इसी को देखते हुए पिछले साल यूनेस्को के द्वारा वैश्विक शिक्षा गठबंधन लॉन्च किया गया था, जो महामारी के दौरान और उसके आगे भी शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए और उसके सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन के लगभग 175 से अधिक देश एक मंच पर आकर के, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के पूरी दुनिया में जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा का ह्रास हुआ है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए उसको लेकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इसी को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल एजुकेशन कोalition का निर्माण किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य है शिक्षा की निरंतर पहुंच को सुनिश्चित करना। और यह गठबंधन 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और वो है कनेक्टिविटी, टीचर्स एंड जेंडर। यानी कि ये गठबंधन कनेक्टिविटी पर ध्यान देगा, टीचर्स के ट्रेनिंग पर ध्यान देगा और जेंडर इक्वलिटी पर भी ध्यान देगा। यानी कि महिलाओं और पुरुषों को समान तरीके से शिक्षा को उन तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो जिस तरीके से कोविड-19 के कारण बच्चों का स्कूल बंद हुआ है, कॉलेजेस बंद हुए हैं, सीखने की जो प्रवृत्ति का ह्रास हुआ है उसको ठीक करने के लिए एक तरीके से यूनेस्को के द्वारा यह पहल की गई है जिसका नाम है वैश्विक शिक्षा गठबंधन। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जो भी न्यूज़ से इन क्वेश्चंस को बनाया गया है आप उन न्यूज़ को जरूर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को बना लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।